हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, जो माइक्रोस्कोप हमने पढ़े हुए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, उनका कुछ कंपैरिजन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अभी बताने हैं, ताकि आप न्यूमेरिकल जब यूज़ करो, न्यूमेरिकल्स करना शुरू करो तो उसमें उनका बहुत सारा यूज़ आता है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसके बेस पे बन जाते हैं। तो एक बार हम 10 से 15 मिनट के लिए इस 5-10 मिनट का जो टॉपिक होगा उसके लिए तो हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेलीस्कोप का भी हमारा ऐसे ही थोड़ा बड़ा पार्ट जाने वाला होता है, तो उसको भी थोड़ा एडजस्ट करके देखेंगे। इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो इसी में कराएंगे, नहीं तो अगले में हम फिर करा देंगे, ठीक है बेटा। प्लीज़ कम टू द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बेटा यहाँ इसमें मैं 2 पार्ट्स करने लग रहा हूँ यहाँ, ठीक है। बड़े अच्छे से आपने इस चीज़ को समझना है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैं इस साइड में लिखूंगा, माइक्रोस्कोप के बारे में जितने पॉइंट्स लिखूंगा मैं इधर लिखूंगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मैं इधर लिखूंगा। इधर लिखा जाएगा। तो बेटा इसके अंदर जो पॉइंट्स हमारे मोस्टली होते हैं, इसमें सिर्फ एक सिंपल एक लेंस लेते हैं, हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं, जबकि उसमें 2 लेंस लेते हैं, एक छोटा लेंस अपर्चर का, एक बड़ा लेंस थोड़ा साइज में बड़ा होता है। मेन डिस्कशन जो है वो हमारा वो है इनकी मैग्नीफाइंग पावर को लेके, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर MP से लिख रहा हूं मैं, मैग्नीफाइंग पावर ठीक है, MP लिखूंगा मैं इसको यहां। इस केस में हमने 2 चीजें ली थी। पहला पॉइंट जो लेंगे हम, MP इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। MP इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज एट, दैट इज कह सकते हैं, दैट इज कब, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनती है। तो जो MP थी वो हमारी D/Fi थी बेटा, और ये जो होती है ये ज्यादा नहीं होती, ठीक है। दोनों केस के बारे में आपस में कंपैरिजन करें तो ये कम से कम होती है, इस केस में कम होती है, ठीक है। नंबर 2, मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ MP in case of least distance of distinct vision of distinct vision in case of least distance of distinct vision, ठीक है, जिसको हम D बोलते थे, ठीक है। ये एक चीज है। और इसी का दूसरा नाम स्ट्रेस्ड आई, स्ट्रेस्ड आई का केस भी यही था बेटा, और स्ट्रेन आई का केस भी यही था, और नियर बाई पॉइंट जिसके लिए होता है वो भी यही होता है। इस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था इसको बोलते हैं और रिलैक्स्ड केस, रिलैक्स्ड आई केस, रिलैक्स्ड आई, ठीक है। इस केस को ये भी नाम दे सकते हैं। इसमें जो हमारा MP आई थी, मैग्निफिकेशन पावर आई थी सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो आई थी बेटा 1 + D/Fe, हमने आर्टिकल में किया हुआ है, ठीक है। दोनों केस में देखोगे तो इसमें ये ज्यादा, कब ज्यादा हो गया पॉइंट ध्यान से सोचो, चाहे इस केस में लो चाहे इस केस में लो। जो लेंस लेना होता है हमें, कन्वेक्स लेंस जो लेंगे, कन्वेक्स लेंस should be of small focal length, should be small focal length,
कम फोकल लेंथ का, यहाँ भी लेंगे तब भी है और यहाँ भी लेंगे तब भी है। इसको बड़े अच्छे से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कम फोकल लेंथ का होना चाहिए इसमें कन्वेक्स लेंस। और इसकी एक लिमिटेशन होती है बेटा, इसमें मैग्निफिकेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्निफिकेशन कर सकते हैं वो इक्वल टू 10 या लेस देन 10 होता है। इस कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, इन सिंपल माइक्रोस्कोप एमपी जो मैग्निफिकेशन होगा वो बस लेस देन इक्वल टू 10 इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हम नॉर्मली चेक करते रहते हैं, पता लगता रहता है, ठीक है। और लेंस जो हो सकता है उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक अवर्शन और स्फेरिकल अवर्शन, तो उनको रिमूव करने के लिए कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं हम, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। फिलहाल तो हमने सिर्फ इन पॉइंट्स पे न्यूमेरिकल के पर्पज से याद रखना है। अब यही चीज हम दूसरे केस में लेते हैं। इस केस में 2 लेंस होते हैं, आपको पता है। तो इसमें पहला केस मैग्निफिकेशन एमपी से ही लिखूंगा मैं यहाँ भी, या एमपी जो हमारी आई थी वो अगर आपको ध्यान हो तो VO माइनस UO, ठीक है। और यहां अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहां आई थी D/UE, जनरल एमपी ये थी हमारी, ठीक है। इसमें भी जो जनरल आई थी हमारी D/UE ही आई थी, ठीक है। इस केस में लिया था तब हमारी मैग्निफिकेशन पावर ये थी। फिर इनको हमने एडजस्ट किया था, इसको भी बनाया था, इसको भी बनाया था, लेस फॉर्मूले में रख के, ठीक है। तो यहां इस केस में क्या लेंगे, नंबर 1, व्हेन इमेज इज एट least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, अगर least distance of distinct vision पे होगी और stressed eye और strain eye, strain eye, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी 1/UE की, ठीक है। और इसको जब हमने निकाला, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एज इट इज ये ले लेंगे हम, बिल्कुल ये वाली वैल्यू जो होती है मैग्निफिकेशन केस ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, क्योंकि बाद में जो लेंस था, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस था, फिर आई लेंस था। आई लेंस तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा था, इसको उठा के यहां इसके साथ जोड़ देंगे। इसको हमने ऐसे भी लिखा था, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय MO, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ME, ये था, ठीक है। ये दे रखा है। अब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस की ME यहां रख दो तो बन जाएगा केस MP बराबर है VO माइनस UO। अब यहां लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की रखो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की तो ये रही हमारी, इसको लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये हमने ध्यान रखना है, लेट UO को लगभग हमने किसके बराबर ले लिया, FO को। तो जो VO होगी, जो यहां हमारा ये पहला लेंस ले रखा था हमने, ये दूसरा लेंस ले रखा था, इसको जब हम इसके फोकस पे इमेज को रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो लेंस के बिल्कुल पास बन जाएगी, ठीक है। यहां से जाएगी, इसके फोकस से पास होकर जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिल्कुल इसके पास बनेगी। अगर ये फोकस के नियर होगा तो UO इज नियरली इक्वल टू FO होगा, तो इन दोनों के बीच के लेंथ की, तो जो VO होगा वो नियरली L हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे देन लेट, अगर ये इसके बराबर है तो VO नियरली इक्वल टू L हो जाएगी, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये क्या बन जाएगा, MP। हमारा MP बन जाएगा तब L/, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस FO 1 प्लस D/FE। ये भी डिस्कस करना है। अब यहां से देखो, आपको बताया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में दोनों लेंस की फोकल, ऑब्जेक्टिव की और आई की भी फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। पर इसको ध्यान से देखो, अगर हम आई लेंस की फोकल लेंथ को कम लेते हैं तो D और FE सिर्फ इस फैक्टर को कम, इसको चेंज करेगी वो। कम लेंगे तो ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेंगे तो सिर्फ इस पे प्रभाव पड़ेगा,
इस पे इफेक्ट आएगा सिर्फ इस पे, क्योंकि इसके बटे में दे रखी है। लेकिन अगर हम एफओ को लेंगे तो जो सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया आएगा, सब कुछ सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसमें फर्क डालेगा। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसकी भी कम अच्छी है, लेकिन इसकी कम होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एफओ शुड बी स्मॉल, नेसेसरली मस्ट बी स्मॉल लिख दो, मस्ट बी स्मॉल फॉर गुड मैग्निफिकेशन, गुड एमपी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। एफ ई ये अगर छोटा है तो ठीक है, स्मॉल है, मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल, हाँ ये लिखा हुआ भाई, मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, मस्ट बी स्मॉल फॉर गुड एमपी। और एफ ई आल्सो स्मॉल बट मे बी मॉडरेट, अगर सिलेक्ट करना पड़ जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आता है मे बी मॉडरेट, मॉडरेट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा इतना, पर इसमें हमेशा स्मॉल ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ डी के साथ है। नंबर 2 केस, इस केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। अगर हम लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में, image formed at infinity, image formed at infinity, और relaxed eye case, तो MP जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है ही, MO इंटू ME होता है। MO जो होगा VO बाई माइनस UO, और ये हो जाएगा यहां से D, यहां से लिखा हुआ है D और UE, तो D और UE यहां से देखो MP इन केस ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम D बाई F हो जाता है यहां से, तो इसको हम लिख देंगे D बाई FE। वही केस जब ये लगाएंगे ये वाली कंडीशन तो ये आ जाएगा यहां 4, ये भी कह सकते हैं L ओवर FO माइनस D ओवर FE। ये नॉर्मल केस का मैग्निफिकेशन होगा। पर ज्यादा मैग्निफिकेशन हमेशा, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, जो ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा वो आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में होगा। ये नॉर्मल का था, ये लिस्ट इसमें 1+ हुआ इसके साथ, तो ज्यादा इसमें है। इस केस में देखेंगे तो ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का या 1+ में दे रखा है या ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां भी कह सकते हैं ज्यादा मैग्निफिकेशन किस केस में होगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होगा, ठीक है बेटा। ये आपने ध्यान रखना, इसमें अच्छे से याद रखना, इस चीज को गलती मत करना इस चीज के लिए। ये आ गया हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। अब एक चीज और इसमें आ रही है बार बार में, यहां माइनस साइन आया हुआ है ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने ये लिया था, इसकी इमेज यहां उल्टी बनी, आई लेंस से बनाई तो वहां नीचे ही बनी, ऐसे ही बनी थी, आपको ध्यान दिया तो जो फाइनल इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। इसके लिए नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। व्हाट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर, क्या इंडिकेट कर रहा है कि द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इन्वर्टेड वेरी लार्ज, मैग्नीफाई तो बहुत ज्यादा होगी पर उल्टी बनेगी, ये ध्यान रखना आपने, इन्वर्टेड। और ये इसी को लिए माइनस साइन इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको दिखाने लग रहा है, ठीक है बेटा। दोनों का कंपैरिजन ध्यान रखना आपने। अब एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ छोटा साइज होता है अपर्चर, ये बड़ा साइज होता है, इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी इसके कंपैरिजन में, इसकी होनी बहुत जरूरी है। इसकी का है थोड़ी तो सही है, थोड़ी बढ़ भी जाएगी तो भी आपने ध्यान रखना, पर इसकी ज्यादा छोटी हो, इसकी थोड़ी ज्यादा हो, मतलब इसके मान लो 10-5 है, इसकी 15 है, ठीक है, या 20 ले लिया हमने, इसकी 20, इसकी 5 है, इसकी 20 ले ली। लेकिन यहां इसके अंदर 10 है और इसके अंदर 15 है, तो कौन सा बढ़ाने के लिए बढ़िया रहेगा, 5 वाले को ही लेंगे, इसी को लेंगे हम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल में जो दे रखा वहां से आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। प्लीज बेटा इसको कंपैरिजन वाले पार्ट को जरूर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने स्पेशल इस चीज के लिए अलग से आपका लेक्चर बनाया है, आपको फायदा हो इसलिए। अब हम टेलीस्कोप पे आते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप क्या होते हैं उनको देखते हैं पहले। व्हाट इज टेलीस्कोप?
तो बेटा शुरू करते हैं हम इसका अगला पार्ट। सिलेबस में कोरोना काल की वजह से चेंज होते रहते हैं, पर आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट पे आते हैं बेटा, जिसका नाम है टेलीस्कोप। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, और इसमें भी शायद 2 लेक्चर हमारे तैयार हो, 3 भी हो सकते हैं, 2 तो होंगे ही होंगे, पक्की बात है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दूरदर्शी, दूर, दूर की, डिस्टेंट, दर्शी, दिखाने वाला। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी। ठीक है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास दिखाए, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम टेलीस्कोप होगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग नियर बाई इमेज ऑफ ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीस्कोप वैसे 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं बेटा ये। ठीक है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेटा बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये भी 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, 1 मिनट के लिए बेटा इसके में थोड़ा मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं स्पेलिंग में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, प्लीज़ 1 मिनट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है बेटा, प्लीज़ ध्यान रखना। आपकी किताब में दे ही नहीं रखा, फिर भी काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक जो अर्थ पे जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के काम आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कोई बात नहीं, नहीं है तो हम आपको फिर बता देते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 तरह के केस होंगे। इसमें 2 तरह के केस होंगे। इसमें एक होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में किए थे। एक होगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केस। डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केस। इसके अंदर भी यही दोनों होंगे, सेम नॉर्मल केस और रिलैक्स्ड मतलब स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेस्ड आई केस। ये भी 2 तरह की जनरली आती हैं। एक होती है न्यूटोनियन टाइप, और एक होती है कासग्रेनियन टाइप। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब टेलीस्कोप में आपके जो सिलेबस में रिफ्रैक्टिंग टाइप भी है, रिफ्लेक्टिंग टाइप भी है। रिफ्रैक्टिंग टाइप में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये आपके सिलेबस में है। टेरेस्ट्रियल जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है।
इसके दो केस दे रखे हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट केस है, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन केस है, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड आई केस। और ये होता है दूसरा हमारा स्ट्रेस्ड आई केस। दोनों का रे डायग्राम बनाऊंगा, अभी दोनों को समझाऊंगा। इन दोनों को अगर आपको आता है तो ये कोई अलग चीज नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे नाम में दे रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आकाश वाली चीजों को, आसमान में जो चीजें होती हैं उनको देखने के काम आता है ये। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ रिलेटेड, अर्थ के ऊपर जो चीजें बनी हुई है उसको देखने में काम आएगा। दूर की चीजें जो अर्थ पे हैं उनको अगर देखना है तो हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करेंगे। इसमें जो फाइनल इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इसलिए जब भी हम इसको किसी भी अर्थ वाली चीज को जो अर्थ पे बनी हुई है उसको अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें वो उल्टी दिखेगी और बड़ा ऑफवर्ड सा फील होगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। उसको ठीक करने के लिए बस एक बीच में लेंस अलग लगाएंगे और वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बन जाएगा। उससे मैग्निफिकेशन पावर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज, सब चीजें वही रहेंगी, सिर्फ रे डायग्राम में एक एक्स्ट्रा लेंस लगेगा। यहाँ 2 होंगे, यहाँ 3 होंगे और कुछ फर्क नहीं है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई लेंस, इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर इरेक्टिंग लेंस और फिर आई लेंस, ये 3 लगा रखने। बाकी ये अगर आपको आता हो तो सेम एज इट इज ये भी है। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा, इस पे टाइम लगाएंगे, इसको ही डिस्कस करने का काम अब शुरू कर रहे हैं। तो टेलीस्कोप समझ में आया, डेफिनेशन बेसिक सी चीजें किसी भी बुक से पढ़ो, सब में यही दे रखा होगा आपको। ठीक है, प्लीज हम और ज्यादा टाइम ना लगा के अपने नॉर्मल केस में आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख रहा हूं, पहले आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, मिटा रहा हूं बेटा इसको। अभी आपको देखो टेलीस्कोप में भी कौन सा बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके 2 केस। ऐसा टेलीस्कोप जो हेवनली बॉडीज, हेवनली समझते हो, दूर की आकाश वाली चीजों को देखने के काम आए। क्यों इसको यूज करते हैं? क्योंकि इसमें फाइनल इमेज जो होती है ना उल्टी बनती है, और उसको धरती पर अगर उल्टी चीजों को देखेंगे तो अजीब सा लगेगा। लेकिन हेवनली बॉडीज जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गोल ही दिखेंगे, हमें स्फेयर ही दिखेगा, इसलिए उससे हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए इनको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नाम देते हैं। इसमें 2 केस मैंने बताया था। सबसे पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, when final image formed at infinity, और इसी को बोलते हैं और फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई केस भी यही होता है। बिल्कुल नॉर्मल केस में बिल्कुल आंखों पे कोई जोर ना हो उसमें। अब इसका हम बनाएंगे रे डायग्राम। जब रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है आपने, रेज दिखानी है। और ध्यान से सुनो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें 2 लेंस लेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से बनाऊंगा मैं रे डायग्राम, और जो से बनाएंगे उसको ऐसे ऐसे वर्डिंग में लिख दो, वो कोर्स ऑफ रे कहलाएगा। रे डायग्राम बना के नीचे कोर्स ऑफ रे कैसे बनाया उसको लिख देना, कोर्स ऑफ रे कहलाएगा अगर ज्यादा मार्क्स में आया हुआ तो। इसमें हम 2 लेंस लेंगे। पहला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, प्लीज बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो मैं इस चीज को यहां से एक बार मिटा रहा हूं ये। ठीक है, रे डायग्राम मैंने लिख दिया, इसकी जगह भी क्यों लगाएं, अच्छी फिगर बड़ी बनाए ताकि आपको समझ में बढ़िया आए। ये एक लेंस मैंने ले लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस।
ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, पूरा बड़ा फिगर भाई, फिगर में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, फिगर अच्छी बनाओगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। ये हमने सही फिगर बनाने का काम करने की कोशिश की है बेटा। मेरे से थोड़ा ऐसे ही बनते हैं, उसको दिल पे मन पे ना ले। आप अच्छे बना सको तो बनाओ, मनाही नहीं है, अच्छा बनाओ। इसका साइज बड़ा लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। जितना बड़ा साइज होगा उतनी लाइट ज्यादा आएगी। इससे जितनी लाइट ज्यादा पास होके जाएगी उतनी ही जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ब्राइट बनेगी, इंटेंसिटी ज्यादा ताकत की होगी। तो इसलिए साइज ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा क्यों लिया जाता है टेलीस्कोप में। जो टेलीस्कोप होता है, कोई भी टेलीस्कोप होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा क्यों लिया जाता है। तो इसका सीधा क्वेश्चन है, उसका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो सीधा जवाब है। क्या जवाब है? क्योंकि जिससे जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट के पास से वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेगी यहाँ से, और उसकी इमेज जब यहाँ बनेगी वो बहुत ही ब्राइट बनेगी, इसलिए साइज बड़ा लिया जाता है। और इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है, FO लिखेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इसके पास तो है नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है, और किसी एंगल पे भी होगा, ऐसे ऊपर देखेंगे, ऐसे एंगल बनाएंगे, सीधा दिखेगा नहीं। तो आसमान में देखेंगे किसी एंगल पे होगा, तो हमारे पास जो रेज आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से वो दूर से, बहुत दूर से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आ रही है। ये ध्यान रखना है भाई आपने। पैरेलल रेज आएंगी तो आपने तीनों पैरेलल रेज ऐसे बना देनी है। ये किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बस ये तीनों पैरेलल अच्छे से बना दियो, स्केल से दिखनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमने पैरेलल बना दी। अगर ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती, जहां मिलती तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस होता। अब किसी एंगल पे आए हैं तो यहां जो प्लेन होती है जिसको फोकल प्लेन कहते हैं, वहां बनेगी ये फोकस, मान लो यही है। ये मैंने दूर, इसका ज्यादा साइज का फोकल लेंथ इसकी ज्यादा लेनी होती है, तो मान लो FO हमारा यहां है ये। अब ये तो बगैर किसी डेविएशन के पास हो जाएगी यहां, बगैर किसी डेविएशन के, बगैर किसी चेंज के, ये तो सीधी ऐसे आएगी भाई। रे डायग्राम है पुत्र, फिर मैं कहने लग रहा हूं रे डायग्राम में बच्चों रे का हिसाब जरूर ध्यान रखना, रेज बनानी जरूरी है। ये इसको कन्वर्ज करेगा, थोड़ा बेंड करेगा, तो आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब पैरेलल में आती तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती, अब ये यहां मिलेंगी फोकस पे ही जाके। अब ये जब मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी वही फोकस होगा। ठीक है, ये यहां मिल गई और इधर से ये आई तो ये इधर से यहां ऐसे मिल गई है, इसने कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, अब जहां तीनों रे मिली है वो इस फोकस, इसके जहां ये तीनों मिली हैं वही फोकस है भाई, ये FO है, ध्यान रखना आप। अगर सीधी इसके पैरेलल में होती तो तीनों यहां ऊपर मिलती, अब एंगल से ऊपर एंगल है तो नीचे मिलेंगी, ऐसे जा रही होती तो ऊपर मिलती, इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। और ध्यान दोगे तो ये A' बन गई और ये B' बन गई। FO को यहां लो, B' को यहां दिखाओ, तो जो इमेज बनी है वो उल्टी बन गई है भाई। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल के केस में हर बार इमेज कैसे बनेगी, हर बार इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये पहली इमेज बनी है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो दूसरा लेंस लेना है, इसके कंपैरिजन में, इस लेंस के कंपैरिजन में, ठीक है, ये जो हमने लेंस लिया था इस लेंस के कंपैरिजन में, इसके साइज के कंपैरिजन में छोटा लेना है उसको, तो यहां स्मॉल लेंस लेंगे एक, जिसको आई लेंस का नाम देंगे। ठीक है, ई का नाम देंगे, आई लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है O। ठीक है, अब रे यहां से चलेगी, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो पहले की जो इमेज बनी है
वो दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी वजह से अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने तो सबको पता है कि इस लेंस के लिए पहले की इमेज जो दूसरे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो इसके फोकस पे होनी चाहिए। मतलब कहने का ये जो है फोकस फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, एफ ई के बराबर, और यहां से इसकी डिस्टेंस फोकस यहां था तो ये एफ ओ के बराबर था। ठीक है, ध्यान देना, फिर से मैं बोलने लग रहा हूं, जो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज थी वो दूसरे के केस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बने वो नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में इन्फिनिटी पे बने, तो इस आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस पे ये हो गया, एक फोकस इधर भी होगा भाई, जितना ये है इतना यहां ले लो, ये हमने ये मान लिया, ये ले लिया, यहां तक बढ़ा दो। ठीक है, यहां ले लिया एफ ई, तो जो पैरेलल में आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे ये गई फोकस से, ऐसे बढ़ा दो ना आप, और दूसरी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो आप ध्यान दोगे तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी ऑलमोस्ट, ये रे पैरेलल होगी दोनों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर C2 से पास होगी और ये इधर से चली गई। तो अब इधर से अगर हम देखेंगे, आई से इधर से देखेंगे बना के हम, तो भाई हमारे लिए क्या बनेगा, ये आई से इधर से देख रहे हैं तो इधर से कहीं मिलेंगे नहीं, तो हम ऐसे दिखेंगी कि ये कहां से आ रही है भाई, इमेज कहां से आ रही है, आई के अंदर इन्फिनिटी से आने लग रही है। ये डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूं बेटा मैं, और यहां लिख देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, तो हमें इन्फिनिटी पे दिखेगी उसकी इमेज। ये है रे डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट केस के लिए। पहले तो केस ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो 100% कहां होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, वो होगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है तो इन्फिनिटी पे ही होगा वो, तो इसके लिए तो इन्फिनिटी पे हो गया। पैरेलल रह जाती तो फोकस पे यहां मिलती, एंगल पे आई है तो फोकल लेंथ पे नीचे मिलेंगी, ऊपर से आ रही है तो नीचे मिलेंगी, नीचे से तो ऊपर मिलेंगी। उल्टी इमेज बनी है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो A डैश B डैश है वो आई लेंस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में फोकस पे होगी। अगर इसके फोकस पे होगी तभी तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इसके फोकस पे इसको लेंगे हम। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, और रे डायग्राम मैंने आपको बना दिया है भाई, अच्छे से समझना है बिल्कुल बढ़िया से। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर पे। मैग्नीफाइंग पावर, MP, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप। बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जरूरी जो जहां है ना एंगल, ऑब्जेक्ट जहां है उसने जो आई पे एंगल बनाया, इमेज जहां है उसने जो आई पे एंगल बनाया, उन दोनों एंगल को लेना हमने। अब ध्यान देना, जो मैं कहना चाहता हूं, M इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा लेंगे, एंगल मेड बाय इमेज सबटेंड बाय इमेज, इमेज एट आई टू दी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। दोनों केस में आई पे लेना है, और जो जहां है वहीं से लेना है। माइक्रोस्कोप में हम दोनों को लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे रख के फिर लेते थे, पर इस केस में हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, वहां लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे, लेकिन इस केस में जो जहां है वहीं से उसका एंगल हमने लेना, विजुअल एंगल जिसको बोलते हैं, जो आई पे सबटेंड किया है। अब एक बात बताओ, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो ये एंगल अल्फा बना हुआ है इस लेंस पे,
और ये लेंस इसके बिल्कुल पास में है। बहुत दूर से कोई एंगल एक पॉइंट पे बनाए, थोड़ी आगे और एंगल बनाए। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लो ये हमारे 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है, बहुत दूर से रे आ रही है, उसने एक तो एंगल यहां बना दिया, और इसी पॉइंट से दूसरी रे आ रही है बिल्कुल इसके पास में, ये यहां पास में बना दिया। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। यहां तो सारा इक्वल मिला कितना होगा, ये सेंटीमीटर्स में होगा, और ये कई हजार किलोमीटर में होंगे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसलिए जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे बना हुआ है वही एंगल मान लो आई लेंस पे बना हुआ है, तो इसको नाम हमने अल्फा का दे दिया। तो यहां ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। और यहां इमेज इस साइड से दिख रही आती हुई, तो ये एंगल हो जाए फाइनल, जो फाइनल इमेज है वो इधर बनेगी। इसने जो एंगल आई पे बनाया वो ये बीटा हो गया इसकी, इसमें यहां से देखोगे ये ठीक है। एम लेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो थोड़े एंगल के लिए 10 बीटा लेते हैं हम, जैसे हमने आपको पहले बताया हुआ है, इसको 10 अल्फा ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए डैश बी डैश सी टू इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू, 10 बीटा निकालो, ये 10 बीटा क्या होगी, ए डैश बी डैश ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सी ट्रायंगल है ये, C1 ए डैश बी डैश इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1, 10 अल्फा हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ये ए डैश बी डैश, ये अल्फा है तो यहां से देखोगे तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बनेगी CFO सी बी डैश, सॉरी C1 बी डैश। एम के लिए मैंने आपको अभी बताया 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लेंगे, 10 बीटा लोगे तो ले लो यहां से 10 बीटा, ये रहा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, मैं डिवाइडेड बाई को यहां लिख रहा हूं ऐसे, C2 बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C1 बी डैश। ये कट के अब यहां से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C1 बी डैश डिवाइडेड बाई C2 बी डैश। M इज इक्वल टू C1 बी डैश, C1 बी डैश ये रही, C1 से बी डैश तक FO है भाई, ये इधर का ये पॉजिटिव ही है तो FO, ठीक है। M इज इक्वल टू, और C2 बी डैश ये इधर आई है और ऑब्जेक्ट का काम किया है, पर कितने डिस्टेंस के बराबर है, ये UE के बराबर है, UE मतलब FE के बराबर है, तो इसको हम FE लिखेंगे और माइनस के बराबर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां UO जो सॉरी VO यहां से यहां तक गया, CB डैश VO FO के बराबर है, C2 बी डैश UE है लेकिन वो माइनस FE के बराबर है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मैंने यहां रख दी, यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसको ज्यादा करने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर को ज्यादा होने के लिए FO का ज्यादा होना जरूरी है, ये ज्यादा फोकल लेंथ का होना चाहिए, FE का कम होना जरूरी है, तो ये कम होगा तभी तो ये ज्यादा होगी, इसलिए इसका कम होना जरूरी है आई लेंस की फोकल लेंथ का। और सुनो, साइज में ये बड़ा ये छोटा, माइक्रोस्कोप में मैंने बताया माइक्रो छोटे से बड़ा, यहां छोटा साइज था यहां बड़ा था, पर अब यहां बड़ा है यहां छोटा लेंगे, फोकल लेंथ भी इसकी बहुत ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होगी, ये रहा यहां से, ठीक है बेटा। सिर्फ इतना काम आपने करना है, इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन का केस लेंगे और यहीं से शुरू करेंगे, आधे से ज्यादा तो यही बनेगा, यहां तक का तो थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है पुत्र। तो यहां तक का काम आपने करना है, प्लीज अच्छे से समझना, टाइम लगाना, ठीक है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, जरूर करना ये काम, ओके बेटा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।